वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिपस मिशन के बारे में। तो बिना देरी हम क्रिपस मिशन को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि ये जो लेक्चर है क्रिपस मिशन के बारे में, ये किसी खास एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। ये आपको सारे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल साबित होगा, चाहे आप सेकेंडरी लेवल पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन एमए कर रहे हो या उससे ऊपर कर रहे हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये जो लेक्चर है ये आपको कहीं पर भी हेल्पफुल साबित होगा। तो बने रहे मेरे साथ, आपको दोबारा कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको एश्योरेंस दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है क्रिपस मिशन 1942। ये आपको पता होगा कि क्रिपस मिशन 1942 में आया है। और क्रिपस मिशन था क्या? ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक पार्ट था। तो क्रिपस मिशन 1942 क्या है? ए ब्रिटिश एफर्ट। ये ब्रिटिश का एक एफर्ट होता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। पहले देखते हैं कि रूट क्रिपस मिशन लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। आपको पता होगा कि क्रिपस मिशन से पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, जिसकी वजह से जो इंडियन लीडर्स थे और जो ब्रिटिश थे उनमें आपस में बात नहीं बन रही थी। ऊपर से वर्ल्ड वार सेकंड भी चल रहा था, जिसमें ब्रिटिश को इंडिया का इमीडिएट सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश पर एक्सटर्नल सोर्सेस से भी कुछ प्रेशर पड़ रहा था कि आपने जो कॉलोनीज बनाई है वो आपको सपोर्ट नहीं करते। इसलिए जो ये आता है क्रिपस मिशन, ये एक ब्रिटिश का एफर्ट होता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। इसको लीड कर रहा था, क्रिपस मिशन को लीड करने वाला था सर स्टेफर्ड क्रिपस। तो क्रिपस मिशन क्या था? टू ऑफर इंडिया मोर सेल्फ गवर्नमेंट इन एक्सचेंज फॉर इंडियन सपोर्ट इन द वर्ल्ड वार। क्रिपस मिशन सर स्टेफर्ड क्रिपस इंडिया में आया, तो उसने इंडिया को प्रपोज किया, इंडिया को ऑफर किया एक सेल्फ गवर्नमेंट। हम आपको एक सेल्फ गवर्नमेंट देंगे इंडिया को इन एक्सचेंज। उसके एक्सचेंज में आप क्या करो? इंडिया उसके एक्सचेंज में क्या करेगा? इंडिया उसके एक्सचेंज में हमको वार में सपोर्ट करेगा। जो ब्रिटिश, देखो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, किस किस के पहला वर्ल्ड वार चल रहा था 1919 में, जो कि रशिया ने हारा था। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वार आया। दूसरा वर्ल्ड वार किसके बीच में चल रहा था? दूसरा वर्ल्ड वार एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में चल रहा था, जिसमें एक्सिस पावर में एक तरफ जर्मनी जापान था, जो कि जापान कंटिन्यूसली ब्रिटेन को हरा रहा था। जो भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी जापान के इंडिया के बगैर, वहाँ सब जगह पर ब्रिटेन हार रहा था। किससे? जापान से। जापान कंटिन्यूसली ब्रिटेन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहा था, जो उनकी कॉलोनीज थी। इसीलिए अब इंडिया को, अब ब्रिटेन को लग रहा था कि अब बारी इंडिया की है। अगर इंडिया हमें सपोर्ट नहीं करेगा वर्ल्ड वार सेकंड में, तो ब्रिटेन श्योरली इंडियन कॉलोनी को भी अपनी, ब्रिटेन नहीं, जापान श्योरली इंडियन कॉलोनी को भी अपने अंदर लेगा। इसीलिए ब्रिटेन चाहता था कि जापान हमें इसीलिए ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया हमें सपोर्ट करे वर्ल्ड वार सेकंड में। ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर भी था ब्रिटेन पर, अमेरिका और बाकी जो एक्सिस पावर था या एलाइड पावर था, बाकी वो कंट्रीज बोल रहे थे ब्रिटेन को कि अगर आपके पास कॉलोनी है इंडिया इस समय, तो आपको वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। इसीलिए जो ब्रिटेन था वो इंडिया को ऑफर दे रहा है, क्योंकि इंडिया ऐसे नहीं मान रहा था, क्योंकि इंडिया का मानना था जो एक कंट्री खुद दूसरे कंट्री के अंदर है, जो दूसरे कंट्री के कब्जे में है, वो कंट्री किसी दूसरे कंट्री को आज़ाद करने में हेल्प नहीं कर सकती। ये इंडिया का मानना था। इसीलिए इंडिया साफ ब्रिटिश को मना कर रहा, ब्रिटिश को साथ नहीं दे रहा था। उसमें भी बाद में इंडिया में आईएनसी में दो ग्रुप्स थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, एक बोल रहे थे कि नहीं, हमको ब्रिटिश को साथ देना होगा। अगर हम ब्रिटिश को साथ नहीं देंगे तो ऐसा नतीजा निकलेगा जो
एक्सिस पावर, जापान एटसेट्रा है, वो हमको उसके बाद अपनी कॉलोनी बनाएगा। इसलिए आधे बोल रहे थे हमें ब्रिटेन को साथ देना चाहिए, आधे आधे बोल रहे थे हमें नहीं देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो नहीं देना चाहते थे और इंडिया ने ब्रिटेन को साथ दिया भी नहीं। इसीलिए अब आपको समझ आया होगा कि ये एक्सचेंज ऑफ सपोर्ट इन द वार क्या था, असल में माजरा क्या था। तो चलो आगे चलते हैं। वाई डिड द क्रिप्स मिशन हैपन? क्रिप्स मिशन क्यों हुआ, ये आपको मैंने बोला है अभी। ब्रिटिश क्या कर रहा था, ब्रिटिश फेसिंग द डिफिकल्टीज इन वर्ल्ड वार सेकंड, ब्रिटिश लगातार वर्ल्ड वार सेकंड में हारता जा रहा था। किससे हारता जा रहा था? एक्सिस पावर से हारता जा रहा था। जापान ब्रिटेन की कॉलोनीज को ऑक्यूपाई कर रहा था कंटिन्यूसली। इसलिए ब्रिटेन को लगा कि हमें इंडिया का सपोर्ट ज़रूरी चाहिए। इंडिया हमें अगर सोल्जर्स प्रोवाइड करेगा तो हम हो सकते हैं हम वार को जीत सकते हैं। दैट इज़ वाई ब्रिटेन क्यों चाह रहा था इंडिया का सपोर्ट वर्ल्ड वार सेकंड में। उसके बाद क्या है, फ्यूचर ऑफ इंडियन सपोर्ट फॉर एक्सिस पावर। देखो फियर था, जो एलाइड पावर थी ब्रिटेन थी, उसको एक तरह से ये फियर था, अंदर खौफ था, क्योंकि जो इंडिया है कहीं ये एक्सिस पावर को सपोर्ट ना करेंगे हमारे बारे में, क्योंकि जो अदर कॉलोनीज थी ब्रिटेन के अंदर, वो सारे उनमें एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स थी, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटेन को नहीं बल्कि एक्सिस पावर को सपोर्ट किया और एक्सिस पावर ने उनको ब्रिटेन से अलग भी करवाया। इसी तरह ब्रिटेन को ये खौफ भी था कि जो इंडिया है कहीं ये जाकर जापान, जर्मनी, इटली एटसेट्रा को एक्सिस पावर को कहीं सपोर्ट मत करेगी वर्ल्ड वार सेकंड में। इसीलिए जो ब्रिटेन था वो साथ चाहता था कि इंडिया हमें सपोर्ट करे। उसके बाद क्या था, प्रेशर फ्रॉम यूएसए एंड एलाइज टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन। देखो जो यूएसए था, अभी मैंने आपको समझा, जो यूएसए था और जो एलाइज पावर थी अदर यूएसए के साथ, इंडिया के साथ, वो उसको बोल रहे थे ब्रिटेन को कि आप इंडिया को मनाओ, उसका सपोर्ट लो, क्योंकि वो आपके ही अंदर, आपके ही कॉलोनी है, तो आपको उसका सपोर्ट ज़रूरी लेना चाहिए। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो साफ जाहिर है कि वो आपको नहीं मानती है। उसके बाद ग्रोविंग इंडियन डिमांड फॉर सेल्फ रूल। देखो वर्ल्ड वार सेकंड आपको पता है 1947, 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। किससे? ब्रिटेन से। उस टाइम क्या चल रहा था 1945 में, जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था 40s और 45 के बीच में, उस वक्त जो इंडिया की डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट, पहले तो इंडिया क्या मांग रहा था, पहले इंडिया मांग रहा था कि हमें एक डोमिनेंट स्टेटस दो, लेकिन अब इंडिया की डिमांड शिफ्ट हो गई थी। कहाँ पर? इंडिया मांग रहा था आप हमें सेल्फ गवर्नमेंट दो, और यही डिमांड बार बार बढ़ रही थी। यही खौफ था ब्रिटिश को कि अगर जो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड है अगर ये ज़्यादा बढ़ेगी, अगर इंडिया ने भी हमारे खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट्स किए, जैसे चलते आ रहे थे प्रोटेस्ट्स, तो हम यहाँ से भी कमज़ोर पड़ेंगे, फिर हम जो वार में अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपने जो फ्रेंड से एलाइज पावर को, और हम वार श्योरली हार जाएंगे। ये भी एक वजह था। तो अब हमने देखा क्या, क्रिप्स मिशन को यहाँ पर आने की क्या वजूहत थी, क्रिप्स मिशन का मकसद क्या था यहाँ पर आने के लिए। हाँ, अब देखो आप ये यहाँ पर, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, एक सेकेंड ये पहन लूँगा। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जापान है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ पर जापान है। जापान ने क्या किया, यहाँ पर जो ब्रिटेन है इसके अंदर कुछ कॉलोनीज थी, यहाँ पर कुछ थी। अब जापान अगर यहाँ पर पहुँच गया तो जापान को अब ज़्यादा मुश्किल नहीं था इंडिया में एंटर होने के लिए। इसीलिए ये भी एक खौफ था ब्रिटेन को कि जापान जल्दी ही इंडिया के अंदर एंटर होगा। इसीलिए चाहता था ब्रिटेन जो इंडिया है वो हमारे साथ वार में अच्छी तरह से बने रहे। व्हाट डिड ब्रिटेन वांट? ब्रिटेन क्या चाहता था क्रिप्स मिशन में? ब्रिटेन अगर क्रिप्स मिशन इंडिया में आया तो चाहता क्या था? सिक्योर इंडियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वार सेकंड। यही मैंने समझा है कि गेम असल में क्रिप्स मिशन लाने की असल गेम क्या थी। क्रिप्स मिशन लाने की असल गेम थी ब्रिटेन को जहन में ये कि वर्ल्ड वार सेकंड में हमें इंडिया सपोर्ट कर रहा, और कुछ नहीं चाहिए था उन्हें इंडिया से। तो उन्होंने क्या किया वर्ल्ड वार सेकंड में, वो चाहते थे कि हमें एक
सिक्योर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट हमें इंडिया से क्या मिले। जो इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स थे, जिनमें कौन था, जवाहरलाल नेहरू था, और जो महात्मा गांधी था, जवाहरलाल नेहरू था, एटसेट्रा थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनका सपोर्ट चाहता था ब्रिटेन किस वर्ल्ड वार सेकंड में, और इंडिया का पॉलिटिकल भी और मिलिट्री सपोर्ट भी, ये सोल्जर्स भी चाहता था। ऑफर पोस्ट वार डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया। देखो, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन इंडिया, पहले तो इंडिया डिमांड करता था 1930 तक कि हमें एक डोमिनेंट स्टेटस दो, हमें खुद मुख्तारी का एक स्टेट दो जिसमें हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट हो, बाकी जो एक्सटर्नल है, मिलिट्री एक्सटर्नल है, वो ब्रिटेन के ही हाथ में रहेगा। लेकिन 1930 के बाद इंडिया ने अपना फोकस शिफ्ट किया, वो कहाँ पर आया, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज क्या था, हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो। तो अब जब ब्रिटेन वार में फंस गया तो ब्रिटेन ने कहा इंडिया को हम आपको एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे जो आप मांग रहे थे। लेकिन इंडियन जो, एक मिनट, जो इंडियन जो क्या डोमिनेंट स्टेटस, जो इंडियन लीडर थे, इंडियन लीडर्स ने कहा कि हमें अब डोमिनेंट स्टेटस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसलिए हमें डोमिनेंट स्टेटस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जो क्रिप्स मिशन है, डोमिनेंट स्टेटस की लालच है, ये अब आप अपने ही पास रखो, हमें अब ये नहीं चाहिए। लेकिन जो ब्रिटेन बोल रहा था, वो बोल रहा था हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, मगर वो भी कब, जब वार खत्म होगा, वार होने तक नहीं। वार होने तक क्या करो, जो भी एक्सटर्नल और मिलिट्री अफेयर्स है वो हमारे हाथ में रखो, और हमें पॉलिटिकली मिलिट्री के जरिए से भी, पॉलिटिकली भी हमें वर्ल्ड वार सेकंड में आप सपोर्ट करो। अवॉइड इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। देखो, जो इंडिया था वो क्या बोल रहा था कि हमें अपना अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट हम पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को ही बोलते हैं। कंट्री बनने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है स्टेट बनने की, इसीलिए हम स्टेट बोलते हैं कंट्री को पॉलिटिकल साइंस में। जो ब्रिटेन था वो क्या सोच रहा था, जो इंडिया है ये कोई इमीडिएट, कोई तेज़ी से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मत लाए, क्योंकि इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बना रहा था वो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम। इसीलिए ब्रिटेन ने क्या किया, वो उसने भेजा एक क्रिप्स मिशन, क्योंकि जो इमीडिएट चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आएगी इंडिया में, वो कम से कम जब तक वार ख़त्म होगा तब तक रुक जाए। तो अब हम पढ़ेंगे कि मेन प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन था क्या। क्रिप्स मिशन का मेन प्रपोजल क्या था, वो क्रिप्स मिशन क्या लेकर आया था इंडिया में। देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंडिया टू बी गिवन डोमिनेंट स्टेटस आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। क्रिप्स मिशन ने कहा इंडिया को, क्या हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, लेकिन कब, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड तक इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिलेगा, लेकिन जो ही वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होगा तो इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा। ये एक ऑफर था। दूसरा ऑफर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको हम अथॉरिटी देंगे कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा। क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा। ये दूसरा ऑफर था क्रिप्स मिशन में। अब आते हैं हम तीसरे ऑफर की तरह, राइट ऑफ प्रोवेंस टू ओप्ट आउट। देखो, इसको बोला जाता है सीड ऑफ पार्टीशन। यही पर ब्रिटेन ने क्या किया था, पार्टीशन की बुनियाद रखी थी। ब्रिटेन ने कहा था जो इंडिया में छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स है, जो प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, उनको हम पूरा हक देंगे, वो इंडिया से अलग जा सकती है, वो अपनी प्रोविंस अलग जा सकती है, वो इंडिया से अपनी प्रोविंसेस, अपनी गवर्नमेंट, जो छोटी छोटी गवर्नमेंट से छोटी छोटी जो सेल्फ गवर्नमेंट्स बनेगी वहाँ पर, वो वहाँ पर बन सकती है, उनको हम इंडिया से अलग करने की इजाज़त देते हैं। यही पर ब्रिटिश ने क्या किया था कि पार्टीशन की एक बुनियाद रखी थी। यहाँ पर ऑफर आया था कि आप पार्टीशन मतलब पार्टीशन होने दो, क्योंकि ये भी एक चाल थी कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि ब्रिटिश ने क्या किया, उसने एक थ्योरी पर बिलीव किया है, डिवाइड एंड रूल। यहाँ पर भी वो चाहता था जो इंडिया है
कलेक्टिव इंडिया है उसमें जो प्रोविंसेस है वो इंडिया से कट रहे, अगर हम उनको गवर्नमेंट देंगे, अपनी गवर्नमेंट देंगे, अलग होने का थोड़ा बहुत राइट्स देंगे, तो वो पार्टीशन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें पार्ट नहीं देंगे। तो इसीलिए ब्रिटेन ने उनको ऑफर किया था कि प्रोविंसेस को आप अलग अपना छोटा मोटा सरकार बना सकती हो। डिफेंस एंड वार पावर्स टू रिमेन विद ब्रिटेन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। देखो ये मेन मुद्दा था। असल में क्रिप्स मिशन क्यों आया इंडिया में, उसका मेन मुद्दा खाली यही था, जो डिफेंस है, जो भी मिलिट्री है इंडिया में, जो भी इंडिया की पॉलिटिकल सपोर्ट और जो डिफेंस और वार की पावर है वो ब्रिटेन में, ब्रिटिश के हाथ में रहेगी। जो डिफेंस है वो इंडिया के हाथ में नहीं रहेगी, मिलिट्री ब्रिटेन के हाथ में रहेगी। और फिर क्या करेगा इंग्लैंड, इंग्लैंड उसी मिलिट्री सपोर्ट को वर्ल्ड वार सेकंड में यूज़ करेगा, फिर वर्ल्ड वार को जीतने की कोशिश करेगा। असल में यही चाहता था कि हमें वर्ल्ड वार सेकंड में इंडिया की तरफ से एक मिलिट्री सपोर्ट मिले। सो आपने अब अच्छी तरह से देखा होगा कि मेन प्रपोजल क्या था। एक था डोमिनेंट स्टेट्स मिलेगा इंडिया को वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, हुआ एक। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा। तीसरा क्या था, राइट ऑफ प्रोविंस टू ऑप्ट आउट, सीड ऑफ पार्टीशन जिसको बोलते थे। और चौथा क्या था, डिफेंस एंड वार पावर्स टू रिमेन विथ ब्रिटेन ड्यूरिंग द वार। जो डिफेंस है, जो वार है, जो मिलिट्री है वो ब्रिटेन के हाथ में रहेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। वाई डिड इंडिया रिजेक्टेड इट। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, जो क्रिप्स मिशन है वो इंडिया ने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया ये हम यहाँ पर देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। देखो जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, चाहे मुस्लिम लीग थी, आईएनसी था, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें इमीडिएट पावर मिले। आईएनसी चाहता था, इंडिया चाहता था कि हमें जल्द से जल्द पावर हमें ट्रांसफ़र की जाए। जो भी हमारा एक्सटर्नल है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, जो अंदर की चीज़ें, वो सब हमें मिल जाए और हमें बिल्कुल आज़ाद किया जाए। आईएनसी इंडिया नहीं चाहती थी कि हमें डोमिनेंट स्टेटस मिले या हमें पोस्ट वार में जो भी ऑफर्स रखे गए वो हमें मिले। उनको उनसे कोई भी मतलब नहीं था। उनको मतलब अगर था वो खाली इससे था कि हमें इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर मिलना चाहिए, हमें पावर जल्द से जल्द मिले और हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया ब्रिटेन को बोल रहा था कि अगर आप हमें पावर ट्रांसफ़र करोगे, अगर आप इस टाइम हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे, तो हम श्योरली आपको वर्ल्ड वार सेकंड में सपोर्ट करेंगे। ये इंडिया किसको बोल रहा था, ब्रिटेन को बोल रहा था। गांधी जी कॉल्ड इट ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फॉलिंग बैंक। देखो ऑन अ फेलिंग बैंक, गांधी जी ने कहा है क्रिप्स मिशन को। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत खास है। अगर आप इग्नो का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन दे रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी से कहीं से भी, और या आप उससे पहले 10th 11th 12th जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो या उससे ऊपर, ये जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं ये किसी एग्ज़ाम में भी आने की उनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर क्रिप्स मिशन में से क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट 90% प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ से आएगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था, उसने बोला था ये एक पोस्ट डेटेड चेक है एक फेलिंग बैंक में। ये वो चेक है जो कभी भी पास नहीं होगी। क्रिप्स मिशन वो चेक है जो कभी भी पास नहीं होगी। क्यों पास नहीं होगी, क्योंकि ब्रिटिश बोलता था हम देंगे आपको डोमिनेंट स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोलेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करो, जो प्रोविंसेस है उनको बोला था आप अलग हो जाए। लेकिन ये सब कब होने वाला था, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। जो ही वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होगा तो ब्रिटिश ये सब भूल जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने बोला था ये वो चक है जो कभी भी पास नहीं होगी। मुस्लिम लीग क्रिटिसाइज, देखो जो मुस्लिम लीग थी वो उसने क्या किया, मुस्लिम लीग क्रिटिसाइज लैक ऑफ क्लियर पाकिस्तान प्रपोजल। जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग एक चाहती थी कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए, और इंडिपेंडेंस के साथ ही जो मुस्लिम है, इंडिया में मुस्लिम मेजॉरिटी है, उनके लिए एक अलग सा मुल्क बन जाए जिसका नाम पाकिस्तान है। और जो क्रिप्स मिशन है उसने कहा था कि जो प्रोविंसेस है वो थोड़ा थोड़ा हम उनको पावर देंगे, लेकिन क्रिप्स मिशन में ये कुछ भी मेंशन नहीं था कि हम पाकिस्तान बनाने के लिए अलग ऑफर दे रहे हैं, कि हम इंडिया को ये बोल रहे हैं, जो उस टाइम कलेक्टिव इंडिया था, इकट्ठा इंडिया था, उसको हम बोल रहे थे
कि आप क्या करो, पाकिस्तान अलग बनाओ। वैसा कुछ भी प्रोविजन क्रिप्स मिशन में मेंशन नहीं था। जो ये एक मेन काज रहा है, जो मुस्लिम लीग है उसने क्रिटिसाइज किया है किसको, जो क्रिप्स मिशन ब्रिटेन ने लाया है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा है हम कभी भी जो क्रिप्स मिशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि क्रिप्स मिशन में बिल्कुल भी पाकिस्तान नाम का कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्रिप्स मिशन में बिल्कुल भी अलग देश जो मुसलमानों के लिए है, मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए जो अलग कंट्री है, उससे बनाने की कोई भी बात क्रिप्स मिशन में नहीं कही गई है। उसके बाद अदर ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा आल्सो अपोज। जो अदर ग्रुप्स थे इंडिया में, उसमें कौन था? हिंदू महासभा एटसेट्रा, जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे। देखो, खाली जो मुस्लिम लीग है, आईएनसी है, यही खाली आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, उसके अलावा भी नंबर ऑफ ग्रुप्स इंडिया में प्रेजेंट थे जो उस टाइम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और सारे जो भी ग्रुप्स है, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट्स का ग्रुप था, चाहे वो मॉडरेटर्स का ग्रुप था, वो सब इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इस क्रिप्स मिशन में कुछ भी नहीं था जो ना मुस्लिम लीग के लिए कुछ था, ना आईएनसी के लिए कुछ था, और जो बाकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में थी उनके लिए भी इस क्रिप्स मिशन में कुछ भी बचा नहीं था। तो अब हमने क्या देखा है कि इंडिया ने अब रिजेक्ट क्यों किया है क्रिप्स मिशन को? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी, आईएनसी चाहती थी, इंडिया चाहती थी हमें एक इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर मिले। गांधी जी ने इसको कहा है वो चक है जो कभी भी पास नहीं होगी। मुस्लिम लीग ने कहा इसमें पाकिस्तान बनाने की कोई भी बात नहीं हुई। और जो अदर ग्रुप्स है, हिंदू महासभा एटसेट्रा, उन्होंने भी अपोज किया, उन्होंने भी कहा इसमें आज़ादी की बात कोई भी नहीं बोली गई है। वाई डिड क्रिप्स मिशन फेल? अब हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन जो था वो फेल क्यों हुआ, वजह क्या था क्रिप्स मिशन को फेल होने के लिए। देखो क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ। ब्रिटिश अनविलिंग टू ट्रांसफर पावर ड्यूरिंग द वार। जो ब्रिटिश था, जो ब्रिटेन था, वो बिल्कुल अनविलिंग था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हम इंडिया को ट्रांसफर करेंगे क्या पावर ड्यूरिंग द वार। ब्रिटिश का मकसद ही ये था कि हमें इंडिया की तरफ से, जो उस टाइम कलेक्टिव इंडिया था, एक ही था, चाहे वो पाकिस्तान आज का हो, बांग्लादेश हो, जो या इंडिया हो, वो खाली उनसे क्या चाहता था, वो हमें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करे किसमें, वर्ल्ड वार सेकंड में। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहता था किससे, इंडिया से। इसीलिए जो ब्रिटिश था वो अनविलिंग था किसके लिए, पावर ट्रांसफर करने के लिए। ये भी एक काज बना। तो ब्रिटिश ने नहीं माना पावर को ट्रांसफर करना, तो इंडिया ने नहीं माना सपोर्ट करना, और क्रिप्स मिशन बीच में फेल हो गया। दूसरा काज, जो इंडियन लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स डिमांडेड इमीडिएट सेल्फ रूल। जो इंडियन लीडर्स थे, अभी मैंने बोला क्या बोल रहे थे, इंडियन लीडर्स बोल रहे थे हमें एक इमीडिएट सेल्फ रूल चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा और क्या, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन लीडर्स। देखो, जो ब्रिटिश लीडर्स थे और जो इंडियन लीडर्स थे, उनमें बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट था। उनको आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था। जो ब्रिटिश बोल रहा था अगर हम पावर को इन्हें ट्रांसफर करेंगे इंडिया को, तो इंडिया क्या करेगा, ये एक्सेस पावर को सपोर्ट करेगा वर्ल्ड वार सेकंड में, जिससे हम बाद में हार जाएंगे वर्ल्ड वार सेकंड। इंडिया को क्या भरोसा नहीं था। इंडिया बोल रहा था अगर हम ब्रिटिश को वार में सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिश बाद में वार जीतेगा या हारेगा, उसके बाद ये टोटली भूल जाएगा कि हमने इंडिया से कुछ प्रॉमिस किया है। तो यही काज बना है। जो दो लीडर्स का ग्रुप था, एक ब्रिटेन का, एक इंडियन लीडर्स का, उनमें आपस में ट्रस्ट नहीं रहा था। एक बोल रहा था कि वार ख़त्म होने के बाद ये भूल जाएंगे, दूसरा बोल रहा था अगर हम इनको पावर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि जापान है। राइजिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स मेड कंप्रोमाइज डिफिकल्ट। देखो, जो इंडिया है 1919 के बाद जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुंच गए। आपने देखा कि उसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आया, जो क्वाइट इंडियन मूवमेंट आया, रिवोल्ट एक्ट आया, कुछ और भी कुछ बड़ी बड़ी मतलब प्रोटेस्ट है वो हो गए। कब से? 1919 के बाद, जब से मुस्लिम लीग आईएनसी ये कंबाइन हो गई, और जो
जो आईएनसी है उसमें भी दो बंटवारे हुए थे आपस में, जो नरम दल और गरम दल के बीच में, मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट्स है वो भी मिल गए कब 1917 में। उसके बाद जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गए, इसीलिए जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे 1942 तक आते आते ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। तो इसीलिए जो क्रिप्स मिशन है ये फेल हो गया है, क्योंकि जो नेशनलिस्ट चाहते वो अब चाहते थे हमें कंप्लीट पूर्ण स्वराज मिले, हमें अब डोमिनेंट स्टेट्स एटसेट्रा जो भी क्रिप्स मिशन में प्रपोजल रखा गया है इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने देखा कि क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ। ब्रिटिश जो अनविलिंग था पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, इंडियन लीडर्स डिमांड कर रहे थे इमीडिएट सेल्फ रूल, जो म्यूचुअल ट्रस्ट था वो आपस में नहीं था, जो नेशनलिस्ट फीलिंग से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सिग्निफिकेंस अब क्या नतीजा निकला है, जो क्रिप्स मिशन यहाँ पर आया और फेल होकर वापस गए, इससे क्या नतीजा निकला है। डायरेक्टली लेड टू क्वाइट इंडियन मूवमेंट अगस्त 1942। देखो क्रिप्स मिशन यहाँ पर आने से क्या हुआ। क्रिप्स मिशन ने बुनियाद रखी है किसकी, जो 1942 में क्रिप्स मिशन के अपोजिट ही क्या हो जाता है, क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 में वो किसकी वजह से हो जाता है, जो ही क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है इसी की वजह से अपोजिट उस क्रिप्स मिशन का क्या होता है, क्वाइट इंडियन मूवमेंट होता है अगस्त 1942 में। क्वाइट इंडियन मूवमेंट क्या था, उसमें यही बोला गया था जो इंडिया है वो अपना सारा स्वदेशी यूज़ करेगा, जो इंडिया का इंडिजीनियस बनता है, बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान आज बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान को मिलाकर ये तीनों ही कंट्रीज़ अपना इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, ये दूसरे जो ब्रिटेन से आता है उसको यूज़ नहीं करेंगे। जो ब्रिटिश कॉलेजेस में स्कूल्स में पढ़ते हैं बच्चे वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, जो इवन की जो ब्रिटिश की सर्विस देते हैं वो ब्रिटिश की सर्विस नहीं देंगे। लेकिन आधे नेशनलिस्ट लीडर्स है उन्होंने ये बोला था कि नहीं, हमें ब्रिटिश की सर्विस देनी पड़ेगी और ब्रिटिश के अंदर रहकर हमें उनको खोखला करना पड़ेगा, हमें देखना चाहिए कि वो अंदर रहकर क्या कर रहे हैं, वो आधे लीडर्स ये मानते थे। लेकिन ऑल ओवर क्वाइट इंडियन मूवमेंट क्या था, ऑल ओवर क्वाइट इंडियन मूवमेंट था कि आप ब्रिटिश को बाइकाट करो और जो इंडिया का इंडिजीनियस है उसी पर आप अपना काम चलाओ। इसकी बुनियाद किसने रखी है, इसकी बुनियाद यही क्रिप्स मिशन ने रखी है। जो ही क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन वापस चला गया, तो उसके अपोजिट में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन के अपोजिट में जो क्वाइट इंडियन मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद क्या है, एक्सपोज्ड ब्रिटिश वीकनेस एंड इंडियन डिटरमाइनेशन। जो क्रिप्स मिशन है इसने ब्रिटिश की वीकनेस को एक्सपोज किया, और जो इंडियन की डिटरमिनेशन है, जो इंडिया डिटरमिनेंट था, जो इंडिया मतलब खड़ा उतरा था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, उसने इस क्रिप्स मिशन ने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है वर्ल्ड लेवल पर। और जो ब्रिटिश की वीकनेस है, क्योंकि सारा दुनिया जो एलाइज पावर थे या एक्सिस पावर थे उन सब ने देखा है जो ब्रिटेन ने कॉलोनी बना के रखी है, जो उसने इंडिया को कॉलोनी बना के रखी है वो जबरन बना के रखी है। इंडिया ब्रिटिश को बिल्कुल भी सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है, ना इंडिया ब्रिटिश से डर रहा है कि ब्रिटिश अगेंस्ट में क्या करेगा अगर हम उसको सपोर्ट नहीं देंगे। तो इसने दोनों को, एक इंडिया को हाईलाइट किया, इंडिया कितना डिटरमिनेंट है आज़ादी लेने के लिए, और दूसरा उसने ब्रिटिश की वीकनेस को एक्सपोज किया है दुनिया के सामने कि ब्रिटिश कितना वीक है, ये अपनी कॉलोनी को भी वार में सपोर्टर नहीं बना सका। उसके बाद हुआ है क्या, लेड ग्राउंड वर्क फॉर पोस्ट वार नेगोशिएशन। देखो जो क्रिप्स मिशन आया उसके बाद क्या हुआ, उस क्रिप्स मिशन के बाद हुआ क्वाइट इंडियन मूवमेंट हुआ 1942 में। क्रिप्स मिशन भी इसी साल में हुआ है। जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन ने ही बुनियाद रखी है जो पोस्ट वार नेगोशिएशन होगी, जो वार के बाद यूं ही वार ख़त्म होगा तो उसके बाद इंडिया और ब्रिटिश के बीच में कुछ नेगोशिएशंस होगी, किसको लेकर, आज़ादी को लेकर। वो सारा किसने रखा है, वो सारा उस सारे की फाउंडेशन स्टोन रखी है कोई जो क्रिप्स मिशन आया था उसी ने। इंक्रीज्ड इंटरनेशनल अटेंशन टू इंडियन इंडिपेंडेंस। क्रिप्स मिशन ने क्या किया, देखो क्या कैसे इंटरनेशनल तौर पर जो इंडिया को
इंडिया को एक मतलब अटेंशन मिला है। ये कैसे मिला है? जो क्रिप्स मिशन है, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि जो क्रिप्स मिशन है जो ही ये फेल हुआ, इंडिया ने ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं किया। जो एलाइड पावर, एक्सेस पावर है, दोनों ने ही इस मुद्दे पर ध्यान दिया है कि इंडिया ब्रिटिश को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया ने क्या ज्वाइन किया था फिर? अगर आप बोले कि अगर ना इंडिया एक्सिस पावर को ना एलाइड पावर को ज्वाइन करा, तो फिर इंडिया कहाँ पर था? ये बात आप मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कि इंडिया कहाँ पर था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस बात का, मैंने इतना आपको समझाया, इतना बोला, आप इस बात का जवाब ज़रूर देंगे कि अगर ना इंडिया एलाइड पावर के साथ था ना एक्सिस पावर के साथ था, तो इंडिया और जो बाकी कंट्रीज़ है जो इंडिया की तरफ से किसी भी पावर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि हम किसी को अपना दुश्मन बनाए या किसी दूसरे को मौका दे वो हमें दोबारा कॉलोनी बनाए, तो इंडिया और वो कॉलोनी जो बाकी कॉलोनीज है, नेपाल भी उसमें रहा है, वो उस समय इंडिपेंडेंट कंट्री थी। नेपाल था, इंडिया था, ये सारे कहाँ पर थे? ये अगर न दोनों पावर को सपोर्ट कर रहे तो फिर क्या कर रहे थे? इस बात का आप जवाब मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। तो बढ़ते अपनी टॉपिक की तरह। इंक्रीज्ड इंटरनेशनल अटेंशन टू इंडियन इंडिपेंडेंस। क्रिप्स मिशन ने ही इंटरनेशनल अटेंशन लिया किसकी तरफ से? इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ। क्योंकि सारा वर्ल्ड देख रहा था कि ब्रिटिश को जो कॉलोनी है, कौन कॉलोनी है? इंडिया जो ब्रिटिश की कॉलोनी है, ये इंडिया को, ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं कर रही। इसी की वजह से जो इंटरनेशनल जो अटेंशन है वो कहाँ पर आ गया? इंडिया की इंडिपेंडेंस पर आ गया है। अब आपने देखा क्या नतीजा निकला है? क्वाइट इंडियन मूवमेंट हुआ है, इससे ब्रिटिश की वीकनेस एक्सपोज हुई है। उसने एक पोस्ट वार नेगोशिएशन की बुनियाद रखी है। इनके इंडिया की जो इंटरनेशनल अटेंशन है वो बढ़ गई है किस पे? आज़ादी पे। तो क्रिप्स मिशन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल क्या है? ए फेल्ड अटेम्प्ट बट ए की टर्निंग पॉइंट। जो क्रिप्स मिशन अब साबित क्या हुआ? क्रिप्स मिशन अब साबित हुआ एक फेल्ड अटेम्प्ट। किसकी तरफ से फेल्ड? दोनों की तरफ से। ना इंडिया ने माना ना ब्रिटिश ने माना, लेकिन एक पर टर्निंग पॉइंट हुआ। क्यों? अभी हमने देखा कि इसने एक वर्ल्ड लेवल पर अटेंशन लाया इंडिया की तरफ। दूसरा, हाईलाइटेड जो डिफरेंसेस है ये उसने हाईलाइट की है। ये हमने देखा है कि हाईलाइटेड उसने डिफरेंसेस हाईलाइट किए कि ब्रिटिश क्या चाहता है, इंडिया क्या चाहता है, इनका आपस में क्या असल मकसद है दोनों का, ये अभी हमने देखा। इसके बाद क्या है? इंडियाज़ ग्रोइंग डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अभी ये भी हमने पढ़ा है कि इसने क्या किया? इंडिया की जो ग्रोइंग डिमांड थी किसकी तरफ से? फुल इंडिपेंडेंस। देखो, अगर इंडिया ने मना किया हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रह के, तो उससे क्या हुआ? इंडिया फिर नहीं बोल सकता था कि अगले साल के हमें अब आप वापस आप डोमिनेंट स्टेटस दो। तो इसीलिए जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की जो मतलब जो अर्ज है वो बढ़ गई है। इंडिया अब वापस स्टेप नहीं ले सकता था, इसलिए उसने क्या किया? इंडियाज ग्रोइंग डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। इसने इंडिया की डिमांड को बढ़ाया है किसकी तरफ से? फुल इंडिपेंडेंस की तरफ। तो बस इतना ही था क्रिप्स मिशन। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है। आई एश्योर यू जो भी कंटेंट इसमें यूज़ हुआ है ये स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है। आपको किसी भी तरह का कोई भी धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर हम कोई ऐसी बुक को पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा बहुत भी मटेरियल वो इधर उधर का है, तो वो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से एंजॉय किया। अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप 2-3 बार इस लेक्चर को रिपीट कीजिए, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है फिर भी आप इस लेक्चर को 1-2 बार रिपीट कीजिए, या इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने किए हैं वो आप निकालिए अपनी कॉपी कर, या उसी वीडियो को रिपीट कीजिए। उसको याद रखने की ज़रूरत है, फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मुझे ये होप है आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कहीं पर भी ज़रा सा भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर और ज़रूर मुझे कमेंट सेशन में बताइए, और ज़रूर मुझे कमेंट सेशन में ये बताइए कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो
थैंक्स है। ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही हम बाकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो हमेशा पढ़ते रहेंगे। तो बस अब इतना ही, अल्लाह हाफिज़। सॉरी फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है आगे, उसमें ये स्लाइड्स रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो अब मैं स्लाइड्स को मैन्युअली बदल रहा हूँ। तो आप देखना, मैं स्लाइड्स को चेंज कर रहा हूँ। जहाँ पर भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर वीडियो को पॉज करना और देखना। वैसे भी आपको स्लाइड्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। फिर भी जो मैंने सारा कंटेंट पढ़ाया है उसकी स्लाइड्स यहाँ पर है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। बस वही सारा है जो हमने अभी पढ़ा है। बस इतना ही था। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।